हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक्स 11th की, वो सारी बेसिक्स जो क्लास 12th के हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। यानी कि अगर आप अभी क्लास 12th में आए हो, जस्ट अपनी शुरुआत करना चाहते हो क्लास 12th की अकाउंटेंसी की, तो 11th की कुछ बेसिक चीजें हैं क्लास जिनको पता करना आपको जरूरी है। 5 वीडियोस टोटल, और आज इसका थर्ड पार्ट है। हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं 15 to 20 मिनट्स की, जिसके अंदर हमने पूरा बेस कवर किया। अगर आप इन 5 वीडियोस को अच्छे से देख लोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पार्ट 1 पार्ट 2 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हर एक बच्चा जो है वो बराबर रहेगा। हर एक बच्चा 11th का बेस स्ट्रांग रख के आएगा। अब 12th में अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आएगा, कहीं बीच में अटकोगे नहीं, आपको कभी भी क्लास में शेम महसूस नहीं होगा। टीचर आपको बताएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो पार्ट 1 2 में देखो काफी कुछ हमने कवर किया। असेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, सारे के सारे टर्म्स को कवर किया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर टर्म कवर किया। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट एग्जाम्पल के साथ सब कुछ कवर किया। और आज का जो पार्ट थर्ड है, इसके अंदर हम क्लास ये सारी चीज सीखने वाले हैं। फिर पार्ट 4 के अंदर कुछ चीज सीखेंगे, देन लास्ट पार्ट 5 के अंदर कुछ चीज सीख के अपना 11th का बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगे। सिर्फ 1.5 घंटा टोटल अगर देखें 5 के 5 वीडियोस को, और 1.5 घंटे के अंदर आपका बेस पूरा स्ट्रॉन्ग है। अब आप 12th में जाओगे, स्टार्ट करोगे चैप्टर 1 से, जो कि मैं ही आपको कराऊंगा शुरू से लेकर एंड तक, तो क्लास कहीं दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। सबसे पहले क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या क्या है, क्यों अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है अकाउंटिंग करने के, लिमिटेशंस, क्यों हम लोग करते हैं अकाउंटिंग को, और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज कौन कौन करते हैं। अकाउंटिंग के बेसिस, अकाउंटिंग करने के 2 बेसिस है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, इसके बारे में बताऊंगा आपको। और लास्ट में कैश बुक के बेसिक रूल्स। ठीक है, तो ये सब तो 11th में अलग अलग चैप्टर्स में है, बट यहाँ पे हम क्लास ज्यादा डीपली बात नहीं करेंगे। मेरा पर्पस सिर्फ आपको अच्छे से समझा देने का है कि हाँ आपको समझ आ जाए। देखो, सबसे पहली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते किसको है। क्लास देखो, समझो बात को। कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो क्लास कोई भी बिजनेस हो, वो बिजनेस अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रखने के लिए, ध्यान रखना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कितनी सेल हुई है, कितना मुनाफा कमाते हैं, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, उनको रखने के लिए बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लास ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो किसी भी बिजनेस के फिनेंस कंडीशन को बताता है। और सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपने बनाया होगा 11th में भी, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में इसे कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। ध्यान रखना, 12th में बहुत काम आएगा, खासकर थर्ड वाली बुक के अंदर, एनालिसिस वाली बुक के अंदर। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट है, ये आपका क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलता क्या है कि हमने नेट प्रॉफिट कितना का, मतलब ये वाला खाता अगर हम बनाएंगे, ये वाला अकाउंट हम अगर बनाते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम लोगों ने मुनाफा कितना कमाया है, प्रॉफिट्स कितना कमाया है। ठीक है, दूसरा होता है क्लास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, अकाउंट नहीं है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, जहां पर हमें यह पता चलता है कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी है। क्लियर है यहां तक। तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि हमें पता पड़ जाए कि हमारे पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, और हम क्या पोजीशन पे हैं अभी, और अलग अलग कंपनीज के मुकाबले हम किस पोजीशन पे हैं। तो ट्रेडिंग पी&ल अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट में ना काफी सारे नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, ध्यान रखना, नोट्स टू अकाउंट, यानी कि किसी भी चीज का डिटेल इंफॉर्मेशन, कि मान लो बैलेंस शीट में दिया हुआ है स्टॉक, तो इस स्टॉक में किस किस टाइप के स्टॉक है, रॉ मटेरियल का कितना स्टॉक है, फिनिश गुड्स का कितना स्टॉक है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, बिल्डिंग है तो भाई बिल्डिंग की खरीदा आपने कितने में था बिल्डिंग को, और उस पर डेप्रिसिएशन किस रेट से आप लगाते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में नोट्स टू अकाउंट्स में मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहो क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट हम बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग। तो कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, हमें यह पता चल जाता है इससे कि हमारा कैश का क्या पोजीशन है। तो इन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये कंपनी की, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हालत को बताता है। क्लास कोई भी कंपनी अच्छी है, बुरी है, कंपनी किस लेवल पे है, ये सारा का सारा उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से पता चलेगा, और उसके लिए हमें चाहिए होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना ही एक तरीके से कह सकते हो क्लास, उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं क्लास, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं चीजों को कि किसको रिकॉर्ड करना है, किसको रिकॉर्ड नहीं करना। फिर जिसको रिकॉर्ड करना है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू को मेजर करते हैं।
मेजर करने के बाद फाइनली हम जर्नल में उसे रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब कि एक जैसी चीजों को एक अकाउंट में, राम से रिलेटेड सारी चीजें राम अकाउंट में, कैश से रिलेटेड सारी चीजें कैश अकाउंट में, बैंक से रिलेटेड सारी चीजें बैंक अकाउंट में। क्लासिफिकेशन, जैसे घर में आपके पापा राशन लेके आते हैं तो मम्मी उसे क्लासिफाई करती है, अलग अलग डब्बों में डाल देती है कि भाई दाल वाला ये, चावल वाला ये, और आटा है यहाँ पे, और ये मटर यहाँ पे, ये सब अलग अलग चीजें। दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या है? समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, पिन अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। समराइजिंग करने के बाद हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना और रेशियोज वगैरह जो हम पढ़ेंगे 12th में, उसे एनालिसिस करके स्टडी करते हैं कि यार हमारी कंपनी अच्छी चल रही है, नहीं चल रही। एनालिसिस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स के साथ। अकाउंटिंग इज एन लैंग्वेज। अकाउंटिंग एक तरीके से एक लैंग्वेज है जहां पे क्लास हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फर्म की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ? यूजर्स के साथ, जो उसे यूज करते हैं। ठीक है, और यूजर्स कौन होते हैं? दो लोग, मतलब दो यूजर होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। ओके, चलो डीपली तो पढ़ेंगे आगे जाके, बट फिलहाल आपको पता चले क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पता चलता है हमने कमाया कितना है, बैलेंस शीट से हमारी पोजीशन पता चलता है, नोट्स टू अकाउंट डिटेल में लिखती हैं चीजें, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कितना कैश आया, कितना कैश गया। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हम लोग अकाउंटिंग करते क्या है? बेसिकली अकाउंटिंग का डेफिनेशन आपको लर्न होना चाहिए, हालांकि 12th में डेफिनेशन कहीं आएगा नहीं लिखने के लिए, लेकिन हाँ एक बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए क्लास। हम चीजों को सबसे पहले क्या करते हैं क्लास? आइडेंटिफाइंग करते हैं। अब अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है मैं आपको समझाता हूं। तो देखो, किसी भी कंपनी को चाहिए पैसा, बिजनेस करने के लिए किसी भी कंपनी को चाहिए पैसा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। और कंपनी खुद इतना पैसा लगा नहीं सकती, तो ये आम जनता से लेती है, इंसानों से, नॉर्मल इंसानों से, आम पब्लिक से, मैं आप, हम सब लोगों से पैसा लेना चाहती है। तो हम सब लोग कंपनी को पैसा क्यों दें? क्या हम किसी को भी ऐसा पैसा दे देंगे बिना उसके बारे में जाने, बिना उसके बारे में समझे? क्या अपने आप किसी, देखो आपके अलग अलग दोस्त होंगे, लेकिन क्या अपने सारे दोस्तों को आप पैसा उधार दे सकते हो? नहीं। आपको पता है मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन ऐसे इसे उधार नहीं दूंगा, ये लौटा नहीं पाएगा। लेकिन आपका एक दोस्त है जो बहुत रिच है, आपको पता है यार ये तो मुझे पैसा लौटा ही देगा, अगर मैं इसको किसी मुसीबत के टाइम पे पैसे देता हूं तो आपको पता है यार ये पैसा लौटा देगा, आप जानते हो उसके बारे में, है ना? तो आप उसे उधार दे दो। सिमिलरली पब्लिक कभी भी किसी कंपनी को बिना जाने अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी कंपनी में। तो पब्लिक कंपनी के बारे में जानेगी कैसे? कंपनी के बारे में जानेगी उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, और इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए हम लोगों को किया जाता है क्लास अकाउंटिंग। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए अकाउंटिंग करते हैं। कंपनी अकाउंटिंग करके अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिक के साथ शेयर करती है, पब्लिक कंपनी की इंफॉर्मेशन को पढ़ती है, समझती है, और फिर डिसाइड करती है कि कंपनी में पैसा लगाना है या कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। ओके, तो अकाउंटिंग क्यों करते हैं क्लास? चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं? मेजरिंग। मेजर करने के बाद चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। बट जब मैं कहता हूं रिकॉर्डिंग, तो यानी कि जर्नल। जर्नल प्राइमरी बुक होता है जहां पे चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। आपको काफी सारी जर्नल एंट्रीज भी सीखने को मिलेंगे आगे जाके। ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है क्लास? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग के बाद हम क्या करते हैं? समराइजिंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है लेजर, ध्यान रखना, क्या? लेजर। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब क्या होता है? ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाना। मतलब आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो एनालिसिस। और एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट, और फिर हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ? यूजर्स के साथ। देखो, कंपनी उन चीजों को लिखती है जिनको रिकॉर्ड करना है, कई सारी ऐसी चीजें होती है जिनको रिकॉर्ड नहीं करना होता है, जहां पे मनी का कोई वैल्यू नहीं होता। एग्जांपल, अगर किसी ने मुझे फोन करके बोला कि सर हमें 1 लाख का सामान खरीदना है आपसे, तो ये कोई मनी वैल्यू नहीं है, उसने ऑर्डर मेरे को दिया नहीं, उसने एडवांस नहीं दिया, कुछ नहीं, बस बोला कि मैं खरीदूंगा आपसे, कल को खरीदूंगा आके। तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम देखेंगे किसको रिकॉर्ड करना है, सेल हुआ, रेंट दिया, सैलरी दिया, उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर जिसको रिकॉर्ड करेंगे उसकी वैल्यू कितनी है, फिर उसको फाइनली हम कॉपी में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल के अंदर एंट्रीज पास करेंगे, फिर उसकी पोस्टिंग करेंगे लेजर। उसके बाद समराइजिंग यानी कि स्टेटमेंट्स बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट, पेंडल अकाउंट, ये सब बनाना, उसके ट्रायल बैलेंस बनाना। फिर एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे कि भैया हमारी कंपनी कितने से चल रही है, कहाँ पे ग्रोथ करना चाहिए, किस, मतलब टाटा है, जो टाटा के अलग अलग प्रोडक्ट है, मोटर्स है, टाटा टी, तनिष्क है, वोल्टास है, टाटा एयरलाइंस है, तो हम किस प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट डाउन हो रहा है, कहाँ पे कौन सा बंद करना है, कौन सा चलाना है, सब एनालिसिस करने के बाद हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ? यूजर्स के साथ, जो लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात, अकाउंटिंग करने का फायदा क्या है? देखो, सिंपल सा फायदा है। अगर आप अकाउंटिंग करोगे तभी तो पता चलेगा ना आपने प्रॉफिट कितना कमाया है। सिंपल सी बात है, अगर आप अकाउंटिंग करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपने मुनाफा कितना कमाया, कितना आपको लॉस हुआ है, कितना आपने मुनाफा कमाया, किस सेगमेंट का अच्छा जा रहा है, किसका अच्छा नहीं जा रहा। दूसरी बात क्या है, अगर अकाउंटिंग करते हो क्लास, आप चीजों को प्रोटेक्ट करते हो, प्रोटेक्ट ऑफ एसेट।
आप एसेट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, चीज़ों को रिकॉर्ड करोगे तभी तो। अगर आपके पास बहुत सारी एसेट है कंपनी में, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको, तो कल को चुर जाएगा, खो जाएगा, गायब हो जाएगा, आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाओगे उसको, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को? प्रोटेक्शन ऑफ एसेट, आप एसेट को प्रोटेक्ट करते हो। क्लास ये अकाउंटिंग जो है वो कंपैरिजन करने में भी आपकी मदद करता है। देखो मैं आपको थ्योरी डिटेल में पढ़ा नहीं रहा, इसलिए आपको लाइन बाय लाइन लिखवा नहीं रहा कुछ भी, बस मैं आपका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अगर आप क्लास 11th में हो, हालाँकि आपने 11th में सारी चीज़ पढ़ी होंगी, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स तो बच्चा वैसे भी अच्छे से पढ़ता है, तो ये ज़रूर आपने पढ़ा होगा। इसलिए क्लास में आपको सिर्फ आपको नॉमिनल एक तरीके से क्विक रिवीजन जैसा आप समझ लो, है ना? ताकि 12th में आपको प्रॉब्लम ना आए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इवन ग्रेजुएशन में भी ये चीज़ें काम आती हैं, ओके? कंपैरिज़न करने में आपको मदद मिलेगा। अगर आप अकाउंटिंग करोगे इस साल की, पिछले साल की भी आपने की होगी, तो आप अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हो। अपने इस साल की इन्फॉर्मेशन को अपने पिछले साल की इन्फॉर्मेशन से आप इज़िली कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं, जो बेसिक बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे क्लास एक तरीके से मुकदमा दायर करने के लिए भी आप जो है प्रूफ दिखा सकते हो कि हमने अकाउंटिंग की है, देखो हमारे पास ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। तीसरी बात क्या है, एविडेंस है कोर्ट में एक एविडेंस की तरह ये काम आ जाता है। उसके बाद क्लास लोन लेने में आपको मदद करेगा, है ना? अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, तो आपको पता है आपके पास इतनी एसेट है, इतनी लायबिलिटी है, तो आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हो, इसको एज़ एन इनकम स्टेटमेंट प्रूफ दिखा के। जैसे किसी को भी लोन लेना होता है, तो उसे प्रूफ दिखाना पड़ता है कि वो कितना कमाता है, कल को लौटा पाएगा कि नहीं। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरीके से क्लास आपको लोन दिलाने में भी मदद करेगा। तो ये सब फ़ायदा है। अकाउंटिंग करने के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप पब्लिक से पैसा लेना चाहते हो, तो भैया अकाउंटिंग करके पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। यानी कि कम्युनिकेटिंग में भी मदद करेगा। अगर मुझे खुद बिज़नेस करना है, तो भैया मैं क्यों किसी को बताने लगा मैं कितना कमाता हूँ, मेरे पास कितनी एसेट है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं पब्लिक से पैसा लेना चाहता हूँ, तो मुझे पब्लिक को बताना पड़ेगा कि मेरे पास ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये मैं इनकम कमाता हूँ, मुझे सब बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग इसमें हमारी मदद करता है। घाटा क्या है क्लास कि कई बार अकाउंटिंग में क्या होता है कि ये लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट पर चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब एक बिल्डिंग आपने सन 2001 में 10 लाख का खरीदा था, आज उसकी कीमत 2 करोड़ है, पर ये 10 लाख का ही दिखाते हैं। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करते हैं। यार तुम्हारे पास बिल्डिंग है 10 लाख की वो दिखा रहे हो, मशीन है 5 लाख की वो दिखा रहे हो, फर्नीचर 2 लाख का है वो दिखा रहे हो। लेकिन तुम्हारे पास ईमानदार एम्प्लॉइज़ हैं, अच्छे एम्प्लॉइज़, तुम्हारा मैनेजमेंट अच्छा है, सब ईमानदार है, मेहनत है, हार्ड वर्क से काम करते हैं सब लोग। क्या तुम इसको दिखा सकते हो अकाउंटिंग में? नहीं दिखा सकते। तो नॉन मॉनेटरी टेंशन को अकाउंटिंग में हम दिखा नहीं सकते। ये एक तरीके से ड्रॉबैक है। तीसरी बात क्या है क्लास, कहीं न कहीं क्लास प्राइस लेवल पे जो चेंज आता है उसको हम अकाउंटिंग में दिखा नहीं सकते। आज से पहले जो ₹100 की कीमत थी, आज से 20 साल पहले जब आप बचपन में छोटे थे, तब अगर आपको ₹100 मिलते थे, आप बहुत ज़्यादा खुश होते, ₹100 ₹100। अब ₹100 मिलेगा तो क्या कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट है नहीं, कोई ज़्यादा चीज़ें आप खरीद नहीं सकते, पार्टी नहीं कर सकते दोस्तों के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राइस लेवल चेंज है उसको ये इग्नोर करता है। ये कहता है भई प्राइस तो वही है भैया, भई पहले की प्राइस अलग है, आज का प्राइस अलग है। उसको ये लोग बिल्कुल भी क्लास मनी वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करता। बायस्ड होता है, इसके अंदर लड़ाई-झगड़ा हो जाता है। जैसे आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं ना, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, है ना? तो एक मैनेजर कहता है एसएलएम लगाओ, एक कहता है डब्ल्यूडीवी लगाओ, तो दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा हो जाता है एक तरीके से, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कि क्या लगाएँ हम, एसएलएम लगाएँ, डब्ल्यूडीवी लगाएँ, एसएलएम लगाया तो वो नाराज़, डब्ल्यूडीवी लगाया तो दूसरा नाराज़। तो इस तरीके से क्लास क्या होता है, लिमिटेशंस अकाउंटिंग की होती है। अब आते हैं क्लास यूजर्स। अब ध्यान रखना क्लास, ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें जो हैं, इसको यूज करने वाले लोग कौन है? बस सवाल ये है कि किसके लिए ये अकाउंटिंग हम लोग करते हैं। तो यूजर्स जो होते हैं ना, वो दो होते हैं। पहला होता है कंपनी के अंदर के लोग, दैट इज इंटरनल यूजर्स, और दूसरा होता है कंपनी के बाहर के लोग, दैट इज एक्सटर्नल यूजर्स। तो अकाउंटिंग करने के लिए दो अलग अलग लोग हैं जो क्लास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। मतलब आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्यों इंटरेस्टेड हो? आप कह सकते हो पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप क्यों इंटरेस्टेड हो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? तो क्लास इसमें दो लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ध्यान समझना क्लास, 12th में भी सेम टू सेम टॉपिक है, मतलब अलग नहीं है। ये टॉपिक तो 12th में भी है, 11th में भी है, ऐसा है समझ लो। इंटरनल में 3 होते हैं। सबसे पहला ओनर। अच्छा, ओनर क्यों जानना चाहता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? अरे सर, ओनर नहीं जानेगा, ओनर ने पैसा लगाया है, ओनर ने कैपिटल लगाया, ओनर रिस्क बेयर करता है, तो ओनर जानना चाहेगा ना कंपनी ने कितना कमाया, उसके बिज़नेस ने, फर्म ने कितना कमाया, वो जानना चाहेगा बिल्कुल। तो वो कैसे जानेगा? भैया टाटा को कैसे पता चले? टाटा का बिज़नेस पूरे 170 प्लस कंट्री में फैला हुआ है। तो कैसे पता चलेगा टाटा को कि उसने कितना कमाया है? तो भैया उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो पता चलेगा, वो थोड़ी गल्ले में जाके नोट गिनेगा। कोई छोटा बिज़नेस थोड़ी है। तो ओनर हो गया मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट क्यों जानना चाहता है? मैनेजमेंट क्यों कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ता है? मैनेजमेंट क्यों कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को पढ़ता है बताओ? क्योंकि क्लास सारे डिसीजन जो होते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं वो मैनेजमेंट ही लेता है। मालिक नहीं लेता है, मैनेजमेंट लेता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन। कि जो मैनेजर्स हैं उनको डिसीजन लेना होता है बहुत सारे, कि भैया कौन से प्लांट को बंद करना है, कहाँ पे क्या ऑफर चलाना है, किस तरह से प्रोडक्ट बेचना है, माल किससे खरीदना है, ये सारा का सारा किस एरिया में सेल करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन, कहाँ का सेल अप हुआ, कहाँ का सेल डाउन हुआ, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है
वो मैनेजमेंट के पास होना चाहिए, वही आखिर में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो मैनेजर्स होते हैं और क्लास एम्प्लॉयज भी, एम्प्लॉयज को प्रॉपर सैलरी वगैरह देती है कि नहीं कंपनी, बोनस, ईपीएफ, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये सब कंपनी देती है कि नहीं, ये सारी की सारी कंपनी की पॉलिसी क्या है वर्कर्स के लिए। इसीलिए क्लास कंपनी कहीं ना कहीं क्लास बैलेंस शीट को, पिनल को स्टडी करती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। तो दे आर द इंटरनल यूजर, क्योंकि वो कंपनी के अंदर है। तो यही तीन होता है, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। लेकिन कंपनी के बाहर के भी कुछ लोग होते हैं जो कंपनी के बैलेंस शीट पे, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस पे, कंपनी कितना कमाती है क्या, इन सब पे इंटरेस्ट रखती है। सबसे पहला बैंक्स, भाई बैंक को लोन देना होता है, तो वो बिना कंपनी के बारे में जानते। देखो रिलायंस अलग है, रिलायंस अलग है, मुकेश अंबानी अलग है। तो मुकेश अंबानी और रिलायंस दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ओनर और बिजनेस दोनों अलग होता है। आपने सेपरेट या बिजनेस लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा। और तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं ओनर इज सेपरेट फ्रॉम इट्स बिजनेस। तो अगर रिलायंस को लोन चाहिए, मुकेश अंबानी को नहीं, रिलायंस को लोन चाहिए, तो रिलायंस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिखाएगा बैंक को, तब जाकर रिलायंस को लोन मिलेगा। तो बैंक हो गया क्रेडिटर, जो हमको हमको उधार सामान बेचेंगे। भैया जो हमें उधार बेचेंगे सामान, वो बिना जाने, बिना सोचे हमारे बारे में थोड़ी हमको उधार दे देंगे। अगर वो हमें उधार दे रहे हैं तो मतलब वो हमारे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो हमारे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मतलब हमारे बिज़नेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, और वो किससे मिलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इसके अलावा क्लास कस्टमर, कई बार कस्टमर सामान खरीदने से पहले, अब छोटा-मोटा कोई एक मैगी खरीदने जा रहा है तो वो नेस्ले कंपनी के बारे में स्टडी नहीं करेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी जो कैपिटल गुड्स खरीद रही है, मशीन खरीद रही है, कोई एयरक्राफ्ट खरीद रही है क्लास, तो उस सिचुएशन में क्लास वो कंपनी के बारे में ज़रूर जानना चाहेगा। ठीक है? उसके बाद गवर्नमेंट, सरकार भी हमारे बारे में रिसर्च करती है। टैक्स लगाने के लिए जो गवर्नमेंट है, टैक्सेशन अथॉरिटी है, वो भी हम पे टैक्स लगाना है। तो भैया हमारा प्रॉफिट होगा, तभी तो हम पे टैक्स लगाएँगे। तो हमारा प्रॉफिट कितना है कैसे पता चलेगा? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। समझ रहे हो बात को? तो इससे हमें टैक्स, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएँगे, तो टैक्स लायबिलिटी का भी हमको पता चलेगा कि भई हमें कितना टैक्स देना है। हमने इतना मुनाफ़ा कमाया तो हमको इतना टैक्स देना है। ओके? तो सरकार हम पे टैक्स लगाती है, टैक्स अथॉरिटी हम पे टैक्स लगाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो हमारे प्रॉफिट लॉस को देखेगी तभी तो टैक्स लगाएगी उसके ऊपर। रिसर्चर, कुछ लोग रिसर्च कर रहे होते हैं क्लास किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। जब वो रिसर्चर रिसर्च कर रहे हैं क्लास, जाहिर सी बात है वो हमारे बारे में जानना चाहेंगे ना, तभी तो। फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, असर फाइनेंशियल एनालिसिस्ट कौन होता है? आपने देखा होगा टीवी पे, जी बिजनेस चैनल, सीएनबीसी बिजनेस चैनल जो होते हैं, उसमें ना कुछ लोग कंपनी के बारे में बता रहे होते हैं, भाई इस कंपनी में, इस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाओ, स्टॉक मार्केट डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, बाजार है। तो इसी तरीके से क्लास जब वो किसी कंपनी के बारे में बता रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ना उस कंपनी के बारे में प्रॉपर एनालिसिस की होगी, और कंपनी की एनालिसिस किस तरीके से की जाती है? उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो बेसिकली ये सारे लोग क्लास जो है वो एक्सटर्नल यूज़र हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, और ये सारे लोग जो हैं वो इंटरनल यूज़र है, और ये सब, और आप कह सकते हो आम जनता जो है, स्टूडेंट हो गया, पब्लिक हो गया, अगर आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा बनाने के लिए किसी कंपनी के ऊपर, तो आप उस कंपनी का प्रॉफिट लॉस निकालोगे, उस कंपनी की बैलेंस शीट को निकालोगे। 12th में देखना प्रोजेक्ट में आपको बोला जाएगा कि कोई भी कंपनी लो, उसका बैलेंस शीट निकालो, प्रॉफिट लॉस निकालो, एनालिसिस करके बताओ कंपनी अच्छी है, खराब है, कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है, नहीं कमा रही, पैसा कंपनी में लगाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली क्लास इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र है, ये सेम टू सेम पॉइंट 12th में भी है। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं क्लास बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ये बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं क्लास से लाइफ में जरूर काम आएगा। इवन आप इंटरव्यू में जाओगे तब भी आपको पूछेगा। अकाउंटिंग करने के दो बेसिस होते हैं। सबसे पहला है कैश बेसिस, ठीक है, कैश बेसिस जिस पे ज़्यादा अकाउंटिंग नहीं की जाती है क्लास, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इवन आप 12th में जब एनपीओ का चैप्टर पढ़ोगे, पहला चैप्टर, तो उसके अंदर ही आपको क्लास ये पढ़ने को आएगा, स्टडी करने को आएगा। देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, ठीक है। सर कैश बेसिस क्या होता है? अब मान लो मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, अकाउंटिंग मतलब कितना आया, कितना गया, सब चीज़ लेखा-जोखा कर रहा हूँ, मैं सँभाल रहा हूँ। तो अब उसके अंदर क्या है, कैश बेसिस के अंदर क्या है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कैश ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करूँगा, ओनली कैश ट्रांज़ैक्शन, सीधी-सी बात है। अगर आज पैसा आया, तो मैं रिकॉर्ड करूँगा, आज पैसा गया, तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। समझ रहे हो बात को? सिर्फ़ और सिर्फ़ कैश ट्रांज़ैक्शन। मान लो मैंने पूरे साल उधार सामान बेचा, तो कैश बेसिस वाला बोलेगा कि सर मेरी सेल 0 है, मुझे मुनाफ़ा 0 का हुआ है। लेकिन एक्रूअल बेसिस जो है वो ऐसा नहीं बोलेगा। इसके अंदर बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन फॉर द पीरियड, ध्यान रखना, फॉर द पीरियड आर रिकॉर्डेड, ठीक है, ध्यान समझना। जिस पीरियड का नगद और उधार का ट्रांजैक्शन है उस पीरियड में रिकॉर्ड होगा। एग्जांपल, मैंने इस साल 10 लाख का माल बेचा, इसमें से 6 लाख उधार है और 4 लाख नगद है। तो कैश बेसिस बोलेगा जी सेल 4 लाख की हुई है, लेकिन एक्रूअल बेसिस बोलेगा क्योंकि मैंने इस साल मैंने सामान बेचा है, भले ही मुझे पैसा अगले साल मिले या मुझे एडवांस पिछले साल मिल चुका हो, ये मेरी सेल है, ये एक्रूअल बेसिस है। तो एक्रूअल कहता है कि नगद वाले ट्रांजैक्शन,
उधार वाले ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन लो, अगर वो इस साल का है तो आप उसे इस साल रिकॉर्ड करो, भले ही पैसा आया हो चाहे क्लास पैसा गया हो या ना गया हो, आया हो चाहे ना आया हो, अगर ट्रांजेक्शन इस साल का है, चीजें इस साल में हुई हैं, तो वो इस साल का ट्रांजेक्शन है, इसी साल में आपको रिकॉर्ड करना है। कैश बेसिस नहीं कहता, कैश बेसिस तो बिल्कुल अंधा है, कहता है कि भाई पैसा आया, हाँ आया, लिख लो इस साल का। सर ये पैसा पिछले 2 साल का है, कोई बात नहीं, इस साल की इनकम है, क्यों? पैसा तो इस साल मिला है ना। सर हमने बिल्डिंग का पूरा पेंट कराया, बिल्डिंग का मेंटेनेंस कराया, रिपेयर कराया मशीन का, पर पैसा अगले साल जाना है, तो क्या इस साल के खर्चे भी रिकॉर्ड करेंगे? कैश बेसिस कहता है पैसा गया, जी नहीं, पैसा तो अगले साल जाएगा, तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक्रूअल कहता है पैसा जाए चाहे ना जाए, है तो इस साल का ही ना, तो हम उसको इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि सैलरी पेड, मान लो मेरे पास 10 एम्प्लॉय काम करते हैं और एक एम्प्लॉय की सैलरी 12,000 है, तो पूरे साल की जो सैलरी बनेगी वो बनेगी 1,20,000। लेकिन सैलरीज पेड जो मैंने पेड किया है वो 1,00,000 पेड किया है, ठीक है, अभी सिर्फ 1,00,000 पे किया है, तो 20,000 मैंने पे नहीं किया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जो पैसा हम लोगों ने पे नहीं किया है वो आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो अगर मैं बात करूं कैश बेसिस की, तो कैश बेसिस क्या कहेगा? कैश बेसिस कहेगा भैया तुम सैलरी कितना पे किए हो? 1,00,000, तो तुम्हारा खर्चा जो है वो 1,00,000 है। लेकिन एक्रूअल बेसिस क्या कहेगा कि भाई तुमने सैलरी कितनी है तुम्हारी एक साल की? 1,20,000, पे कितना किया? 1,00,000। तो आप लिखो 1,00,000 आपने पे किया प्लस 20,000 आपको पे और करना चाहिए था, टोटल कितना आएगा? 1,20,000। मतलब एक्रूअल बेसिस पूरा लेगा सैलरी, एक्सपेंस इनकम पूरा लेता है, भले आपने पे किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन कैश बेसिस में कितना लेना है क्लास? सिर्फ उतना ही जितना आपने पे किया है, ठीक है। सिमिलरली इनकम की बात करेंगे, तो अगर हमको 1,00,000 की इनकम कहीं से मिली है, तो कैश बेसिस कहेगा जी 1,00,000 का मिला है तो 1,00,000 इनकम है। लेकिन अक्रूड इनकम भी 20,000 का है, तो एक्रूअल कहेगा भी पूरी इनकम 1,20,000 है, भले ही तुमको मिला 1,00,000 हो, 2,00,000 तुमको 20,000 तुमको बाद में मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी अक्रूड इनकम एसेट है, लेकिन तुमको पूरा दिखाना है। और हर कोई फॉलो क्या करता है क्लास? एक्रूअल बेसिस। तो नगद अगर आपने कुछ बेचा है तो ही कैश में लिख पाओगे, पैसा आया तो ही लिख पाओगे। अगर आपने उधार बेचा है तो कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि पैसा नहीं आया, तो जिस साल वो पैसा आएगा आप उस साल उसे उसकी इनकम मानोगे। लेकिन एक्रूअल ऐसा नहीं है, एक्रूअल कहता है कि भैया जिस साल आपने सेल किया है आप उसी साल उसकी इनकम मान लो, भले ही पैसा आया हो चाहे ना आया हो, ठीक है। जो कैश बेसिस है वो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करता, क्यों? डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड होता है? एक्रूअल बेसिस पे। और मेजॉरिटी बिजनेस जो है वो एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करती है। तो ये अकाउंटिंग के दो बेसिस हैं, 11th में क्लास चैप्टर नंबर 4 है इसके ऊपर। तो आपको इतना आइडिया जरूर पता होना चाहिए, कैश में सिर्फ नगद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, किसी भी साल का हो, कभी कभी हो, पिछले जन्म का पैसा भी इस जन्म में मिल गया ना, तो भी आप रिकॉर्ड करोगे कैश बेसिस में कि हाँ इस साल की इनकम है, इस जन्म की इनकम है। एक्रूअल ऐसा नहीं है, एक्रूअल कहता है भैया आप ये मत देखो पैसा आ रहा है जा रहा है, आप ये देखो इस साल आपने रिपेयर कराया ना, आपने पैसा भले ही नहीं दिया है, इस साल रिकॉर्ड करो, इस साल खर्चा मानो। इस साल आपने सेल से पैसा कमाया ना, भले ही पैसा नहीं मिला आपको, या पैसा एडवांस पिछले साल मिल चुका हो या अगले साल मिल चुका हो, पैसा कब मिलता है उससे मुझे लेना देना नहीं है, जिस साल वो काम होगा उस साल की इनकम मानेंगे। एग्जाम्पल, आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से क्वेश्चन पूछता हूँ। ये आपका ईयर है 1920 और ये ईयर है 20 to 21। आपको इस साल एडवांस मिला 50,000 का, सेल आपने किया इस साल, ठीक है। तो एडवांस मिला 1920 में और सेल हुआ 2021 में, तो इसको आप किस साल की इनकम दिखाओगे? एज पर एक्रूअल बेसिस एंड एज पर कैश बेसिस। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? एक्रूअल बेसिस में इस साल की इनकम होगी 19-20 या 20-21, और कैश बेसिस में इस साल की इनकम होगी 19-20 या 20-21। कमेंट करके बताओ क्लास फटाफट, सेल हुआ है 19-20 में, सॉरी एडवांस मिला है 19-20 में और सेल हुआ है 20-21 में, माल बिका है 20-21 में, पैसा मिल गया था आपको 19-20 में, तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग किस साल इनकम बुक करोगे और एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग किस साल इनकम आप बुक करोगे, या दोनों में सेम बुक करोगे, जो भी है अपना आंसर आप मुझे बता सकते हो। ओके, अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का कैश बुक। इस टॉपिक को पढ़िए खत्म करें क्लास, फिर अगली क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल और ट्रांजैक्शंस का इंपैक्ट किस तरीके से पड़ता है, उसके बाद प्रूडेंस और मटेरियल कॉन्सेप्ट, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल प्रॉफिट का फॉर्मूला, ये सब पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्रेडिंग, पेनल अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह, ठीक है। अगर आप सब लोग कमेंट करके मुझे बोलोगे सर जर्नल एंट्री भी सिखा दो, बेसिक एंट्रीज जो आमतौर पर यूज की जाती है, जो 12th में काम आएगा, तो कहीं ना कहीं हम क्लास टाइम लेके उसको भी डिस्कस कर लेंगे। एक बार हमारा बेस स्ट्रांग हो जाए फिर हम लोग 12th में एंटर करेंगे चैप्टर 1 से, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से, एकदम मजा आ जाएगा आप सबको, ठीक है। तब तक के लिए सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे दोस्तों में शेयर करो, बेल आइकन को दबाओ और उन सबसे बोलो कि सब रेडी हो जाओ, 12th का सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास आपको पढ़ाया जाएगा। जैसा पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना मुझे। कैश बुक, तो सबसे पहले एक बात आते हैं क्लास, देखो सबसे पहली बात हम लिख रहे हैं कैश बुक, तो कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है।
आपके में पूरा का पूरा चैप्टर है, तो मैं यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाला, मैं बस आपको एक बेसिक नॉलेज दूँगा विदिन 2-3 मिनट्स के अंदर और हम टॉपिक को फिनिश कर देंगे। इतना ही आपको चाहिए 12th क्लास के लिए। सबसे पहली बात कैश बुक ओनली, सबसे पहली बात तो प्राइमरी बुक है ये। ये एक प्राइमरी बुक है, ठीक है? मतलब लेजर नहीं है, जर्नल है और इसके अंदर सिर्फ कैश ट्रांज़ैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कैश ट्रांज़ैक्शंस आर रिकॉर्डेड। जो कैश बुक है, इसके अंदर कैश ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। इग्नोर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। उधार बेचा तो सर इसमें क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बेटा पैसा आया नहीं, नहीं गया और उधार बेचने के लिए अलग से एक बुक बनता है जिसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक, वेदर इट इज अ परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक और सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है? तो उसके लिए अलग अलग से स्पेशल बुक बनता है। इसके अंदर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। अच्छा, कैश का मतलब क्या होता है? कैश एंड बैंक। कैश बुक का 2 कॉलम कैश बुक बनता है जहां पे कैश और बैंक चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। पैसा आएगा तो कैश में प्लस और बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक में प्लस, पैसा जाएगा तो कैश से माइनस, बैंक बैलेंस कम होगा तो बैंक से माइनस। तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन को आपने नहीं लिखना है और नगद ट्रांजेक्शन्स को ही लिखना होता है। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। कैश बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लास में 11th का नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं सिर्फ बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। तो आप यह ध्यान रखो, यहाँ पे 2 कॉलम होता है बेसिकली। एक होता है कैश कॉलम, एक होता है बैंक कॉलम और ये डेबिट साइड है और ये होगा बेसिकली क्रेडिट साइड। यहाँ भी 2 कॉलम आता है, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। तो कभी भी आप ध्यान रखना, अपने 11th की बात याद दिला देता हूँ, अगर आप लोगों ने कैश बुक बनाया होगा, ठीक है? तो डेट वगैरह यहाँ आ जाता है भैया, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है ना? वो भी आप लिख दोगे, ऑब्वियस है। वो भी आप लिख देना डेट, ठीक है? डेट भी लिख देना, चलो ठीक है? ये हो गया। चलो ये हो गया डेबिट क्रेडिट। तो ध्यान रखना, कभी भी पैसा आएगा, अगर पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। ये रूल क्यों बता रहा हूँ क्लास, आपको 12th में कहीं जगह काम आएगा। कैश बुक, पैसा आता है तो डेबिट, पैसा जाता है तो क्रेडिट। जब भी पैसा आएगा वो डेबिट आप लिख देना, कहीं से भी आए, राम से, मोहन से, सोहन से, इंटरेस्ट मिले आपको, कुछ भी हो, पैसा आ रहा है, सेल से आए, कैसा भी ट्रांजेक्शन हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, सीधी सी बात है। चाहे बिल्डिंग को बेच के पैसा आया हो, चाहे रेगुलर सामान बेचकर, स्टॉक बेच के पैसा आया हो, कोई भी स्टॉक बेचकर जो पैसा आता है वो रेवेन्यू रिसीट्स है। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन आपका बेचने का काम नहीं है और उसे बेचा आपने किसी इमरजेंसी में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, आपने इंसिडेंटल है वो, आपने बेचा, पैसा लिया, तो वो चीजें क्लास कैश बुक में आएंगी, दोनों चीजें, चाहे वो नगद हो चाहे उधार हो। इवन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाओगे ना आप एनपीओ में पहले चैप्टर में, तब भी आपको ये बेस जरूरत पड़ेगा कि कैश बुक जैसा ही होता है, कैश बुक की समरी होती है, आपको टीचर ने बताया होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश बुक। तो किसी बच्चों को कैश बुक ही नहीं पता तो वो समरी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएगा? तो ये बिल्कुल सिंपल है। पैसा आना यानी डेबिट, पैसा जाना यानी क्रेडिट। कई बार क्या होता है कि कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो जाती हैं किसी ट्रांजैक्शन से। और जैसे आपने बैंक में पैसे जमा किया, तो मान लो बैंक में 50,000 जमा किया, तो बैंक में प्लस हो गया, बैंक में प्लस और कैश से क्या हो गया? माइनस हो गया। तो बैंक में प्लस हो गया तो बैंक में लिख दोगे टू कैश और कैश में क्या लिख दोगे? बाई बैंक। बड़ा इस एंट्री को क्या बोलते हैं बताओ सब लोग कमेंट में बताओ। सी यानी कॉन्ट्रा एंट्री। ये कॉन्ट्रा एंट्री जब आप पैसा बैंक में जमा करते हो। इसका उल्टा जब आप पैसा बैंक से निकालते हो तो कैश में आ जाएगा मान लो 50,000 और बैंक से चला जाएगा 50,000। तो कैश में आपने लिख दिया टू बैंक और बैंक में क्या लिख दोगे? बाई कैश, ब्रैकेट में छोटा सा सी। क्यों? क्योंकि क्लास ये कॉन्ट्रा एंट्री है जिसका डबल इंपैक्ट होता है, चाहे पैसा जमा किया चाहे पैसा निकाला। तो ये कैश बेसिस कैश बुक है, इस तरीके से कैश बुक बनता है। बहुत ज्यादा रूल्स इसके अंदर और भी है, लेकिन आपको 12th में वो चीज जरूरत नहीं है। आपको पता होगा एंडोर्समेंट ऑफ बिल है या फिर डिजोनर हो गया, ये सब हम बात नहीं करेंगे। बस इतना हमें जानना है, पैसा आएगा तो इधर लिखेंगे, चेक आएगा तो बैंक में लिखेंगे, कैश आएगा तो कैश में। इवन क्लास 12th में तो ये डिफरेंशिएट भी नहीं होता कि चेक आएगा या कैश आएगा। बस इतना ध्यान रखना, पैसा आएगा डेबिट और पैसा जाएगा क्रेडिट। यही रूल बस ध्यान रखना है, आएगा पैसा डेबिट, जाएगा पैसा क्रेडिट, इतना आपने ध्यान रखना है। आई होप क्लास ये बेसिक आपका स्ट्रांग हुआ होगा। वीडियो को लाइक करके क्लास मुझे बताओ कमेंट में कि कैसा लगा आपको। पार्ट 4 पार्ट 5 के अंदर क्लास हम इसे फिनिश करेंगे। तब तक के लिए क्लास बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सारे दोस्तों में शेयर करके क्लास एक कमेंट जरूर करना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।